हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु शाखा। आज के इस वीडियो में जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये है हमारा वीडियो नंबर 4। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के निर्माण के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है एक यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एक यूनिक फीचर है जहां पर ये शो करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो चीजों का निर्माण हुआ था। पहला था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और दूसरा जाइगोट। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये दो चीजें बनी थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई और साथ ही साथ जाइगोट। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स में क्या क्या बदलाव आता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जिसमें हम मुख्य रूप से जो है दो चीजों को पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और साथ ही साथ एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो चीज बना था ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है ये डिवाइड करके जो है एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये एंडोस्पर्म करता क्या है, तो ये एंडोस्पर्म जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द जाइगोट। जो एम्ब्रायो का निर्माण होगा ना, तो एम्ब्रायो को पोषण चाहिए, भोजन, तो ये पोषण कहां से आएगा, तो ये पोषण दिया जाता है एंडोस्पर्म के द्वारा। तो इसमें जो हम देखेंगे मेनली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस तरीके से एंडोस्पर्म बनाएगा उसके बारे में, और साथ ही साथ जो है ये जो जाइगोट है, जाइगोट सेल डिवाइड करके जो है एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजों को देखेंगे और फिर यही एम्ब्रायो सीड और फिर फ्रूट्स वगैरह का जो है निर्माण करेगा। तो प्लांट में किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है, यहाँ पे जो है जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, उसके अलावा सीड का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट, ये सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं ये सब कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम इन्हीं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में। एंडोस्पर्म जो है किस तरीके से बनता है उसकी बात करेंगे। देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो था ये बना कैसे था, ये बना था फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई में जो सेल होता है उसमें दो न्यूक्लियस रहता है, और साथ ही साथ मेल गैमेट में एक न्यूक्लियस, तीनों मिलें और तीनों मिलकर जो है ये सारे जो तीनों न्यूक्लियस है फ्यूज कर जाएंगे। तो फ्यूज कर गए तो ये हो जाता है ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम वो 3 सेट्स में होगा एक तरीके से, तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। तो ये जो है ये कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है अब ये क्या करेगा, अब ये डिवीजन स्टार्ट करेगा। डिवीजन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होता है। मेनली 3 तरीके से जो है एंडोस्पर्म सेल का डिवीजन होता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पर हम क्या देखेंगे, यह है एंडोस्पर्म। ठीक है, पहले इसमें जो ना बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, 2 न्यूक्लियस बनाया, 2 से 4 न्यूक्लियस बनाया, 4 से 8, और इस तरीके से जो है पहले बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर स्टेज। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर स्टेज, जब बहुत सारे न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म सेल के अंदर बन चुके हैं। अब इसके बाद बीच में से एक वैक्यूल जनरेट होता है, वैक्यूल मतलब खाली जगह, तो बीच में से खाली जगह जनरेट होता है, और जो ये फ्री न्यूक्लियस होते हैं ये सब आउटर साइड, पेरिफेरी साइड जो है चले जाते हैं। ये जो फ्री न्यूक्लियस हैं ये सब कहां चले गए, बाहरी तरफ। ठीक है, न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ जा चुका है। अब इसके बाद जो है न्यूक्लियस क्या करता है, सेल डिवीजन का निर्माण करने लगता है। तो पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बने और बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद तब सेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जैसे कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में क्या देखेंगे, अंदर जो पानी होता है ना कोकोनट का, वो क्या है, वो उसका फ्री न्यूक्लियस है। कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियस है, और साइड से जो व्हाइट कलर का जो फल है वो क्या है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है।
तो इस तरीके के डिवीजन को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या हो रहा है, पहले सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस जो है ना ये सब साइड में मूव कर जाएंगे। पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर साइड, तो ये बाहर की तरफ जो मूव कर जाते हैं और बीच में से एक वैक्यूल का निर्माण होगा और ये सब बाहर की तरफ जाएंगे। और जब पेरिफेरी साइड गए तब वहां पे ये जो न्यूक्लियस हैं ये सेल का निर्माण करेंगे, मतलब अलग अलग सेल्स में विभाजित हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ में जो है पूरा सेल बन भी जाता है और कुछ में कुछ फ्री न्यूक्लियर स्टेज पे ही रह जाता है, जैसे कि कोकोनट में जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियस है। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जहां पहले न्यूक्लियस का निर्माण हुआ और उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियस जब बन गए तब उसके बाद जो सेल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट का तरीका है एंडोस्पर्म का, कैसे होता है, कुछ में जो है सेलुलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये है सेल, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा 1 से 2 और जैसे न्यूक्लियस डिवीजन हुआ सेल डिवीजन भी हो गया, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे क्या था, बहुत सारे न्यूक्लियस बने तो उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस के बाद ही सेल का भी डिवीजन हुआ। तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो बहुत सारे एंडोस्पर्म के जो सेल्स का निर्माण हो जाएगा, तो साथ में ही होते रहे चला जाएगा। तो जिसमें साथ में ही सेल का निर्माण होते चला जा रहा है, इस तरह के एंडोस्पर्म को कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। जिसमें साथ में ही सेल का निर्माण होते चला जाता है, इस तरह के एंडोस्पर्म कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। और यह हमें देखने को मिलता है फ्लावर पेट्यूनिया में या फिर धतूरा में। तो इन सब में जो है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सेलुलर एंडोस्पर्म के रूप में होता है। पहले सेल न्यूक्लियस डिवीजन, फिर सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन, फिर सेल डिवीजन, साथ ही साथ चलते रहता है। यहाँ पे क्या था कि पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे तब उसके बाद सेल का डिवीजन होगा। एक और जो तरीका होता है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करें, इसमें क्या है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये, ठीक है। एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म डिवाइड करता है और डिवाइड करता है ट्रांसवर्स सेक्शन में, एक जो है माइक्रोपाइलर साइड और एक जो है चलाजल साइड, ठीक है। मान लो ये वाला जो है चलाजल साइड है और ये जो है माइक्रोपाइलर साइड है। तो जो माइक्रोपाइलर साइड वाला सेल है वो फिर और फर्दर डिवाइड करेगा और जो चलाजल साइड वाला सेल होता है वो उतना डिवाइड नहीं करता है और इस तरीके से ये उतने पे ही रह जाएगा और नीचे जो है बहुत सारे सेल्स का निर्माण होगा। हालांकि इसमें भी कैसे हो रहा है, पहले न्यूक्लियस बनता है फिर सेल बनता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे जो सेल्स हैं वो एक साथ डिवाइड नहीं किए, एक वो सेल बच गया और सिर्फ दूसरा वाला सेल जो वो ज्यादा डिवाइड कर रहा है। जो चलाजल साइड का सेल था वो डिवाइड नहीं करता है और जो माइक्रोपाइलर साइड का सेल होता है वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है। और उसका डिवीजन कैसे होता है, तो उसका डिवीजन इस तरीके से होता है कि पहले न्यूक्लियस बनेगा और न्यूक्लियस बनने के बाद तब बहुत सारे सेल्स का जो है निर्माण होता है। तो इस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। ये किस में देखने को मिलता है, तो ये ज्यादातर हमें जो है मोनोकॉटिलिडन्स में देखने को मिलता है। तो ज्यादातर हमें जो है मोनोकॉटिलिडन्स में देखने को मिलेगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये इसी की तरह है, बस अंतर क्या है ना कि यहाँ पे जैसे देखो पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं, पहले सेल डिवीजन हुआ है, एक न्यूक्लियस बना और सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन के बाद एक सेल जो है उसी स्टेज पे रुक गया और दूसरा जो सेल है वो डिवाइड कर करके पूरा डेवलपमेंट करवा रहा है। तो इस तरीके से इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन 3 तरीकों से हो सकता है। एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें क्या हो रहा है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरीके से बहुत सारे जो इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर बन जाते हैं। और फिर ये फ्री न्यूक्लियर जो हैं ये एक तरफ धक्का दिए जाएंगे, एक तरफ मतलब पेरिफेरी साइड जो ये चले जाएंगे और फिर जब पेरिफेरी साइड चले जाते हैं तब वहां पे उनके सेल्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से नारियल में होता है। उसके बाद दूसरा जो है सेलुलर एंडोस्पर्म, क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल बन गया, फिर वो 2 सेल और डिवाइड करेंगे, फिर और बनते हैं, तो इससे सेल जो है लगातार डिवीजन चलते रह रहा है। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया।
और कुछ में जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जहां पे क्या हो रहा है, पहले सेल डिवीजन हुआ है और फिर एक सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता और दूसरा सेल जो है वो लगातार डिवाइड करते चला जाता है और इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है एंडोस्पर्म का। अब कुछ सीड में क्या होता है ना कि एंडोस्पर्म जो है जैसे जैसे एम्ब्रायो बढ़ेगा तो एम्ब्रायो एंडोस्पर्म पे ही तो निर्भर कर रहा है, एम्ब्रायो को जो भोजन मिल रहा है वो एंडोस्पर्म से मिल रहा है। तो जैसे जैसे सीड एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायो क्या करता है, पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर सकता है। और कुछ सीड्स में क्या होते हैं, एम्ब्रायो जो है एंडोस्पर्म पूरा खत्म नहीं करता है, एंडोस्पर्म बच जाता है। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म पूरा खत्म कर दिया जाता है एम्ब्रायो के द्वारा। जैसे कि बात करें जो बीन्स होता है, मटर होता है, बीन्स, इन सब में जो एम्ब्रायो होता है ये एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है डेवलपमेंट के दौरान। वहीं अगर बात करें हम लोग जो है कोकोनट या फिर जो है कैस्टर, तो इन सब में क्या देखेंगे, व्हीट, मेज, इन सब में क्या देखेंगे, एम्ब्रायो जो है जब डेवलप करता है तो जो एंडोस्पर्म वो थोड़ा सा बच जाता है। तो कुछ सीड में एंडोस्पर्म पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे और कुछ सीड में एंडोस्पर्म जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो ये हो गया एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या होता है एम्ब्रायोजेनेसिस? तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा प्रोडक्ट था, एक तो था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसका जिक्र कर लिया हमने। अब जो दूसरा प्रोडक्ट था वो है जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है, जाइगोट है सिंगल सेल। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन की शुरुआत इसी सिंगल सेल के साथ करता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, सबका जो लाइफ का शुरुआत होता है वो इसी सिंगल सेल के साथ स्टार्ट होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट जो है ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीजन करेगा। जाइगोट क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीजन। और ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीजन करके जो है ये दो गो सेल बनाएगा। ट्रांसवर्स मतलब तो ऊपर नीचे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब साइड में। ठीक है, तो ट्रांसवर्स ऊपर नीचे, एक सेल ऊपर बना, एक सेल नीचे बना, तो इस तरीके से दो सेल बन गया। ठीक है, इधर मान लो ये है जैसे कि माइक्रोपाइलर रीजन, ये माइक्रोपाइलर साइड है और ये जो है चलाजल साइड है। तो जो माइक्रोपाइलर साइड जो सेल बना है इसको कहते हैं बेसल सेल, और जो चलाजल साइड सेल बनेगा इसको कहेंगे टर्मिनल सेल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक बेसल सेल और एक जो है चलाजल टर्मिनल सेल का निर्माण हुआ। फिर ये जो बेसल सेल्स होता है ये ट्रांसवर्स डिवीजन करके एक से दो बना लिया, लेकिन बेसल सेल्स का डिवीजन हुआ है। फिर टर्मिनल सेल क्या करता है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है और इस तरीके से ये टी शेप की तरह जो है स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, तो 2 से 4 हो गया सेल्स। और ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं, जो बेसल सेल्स होंगे, उतना ज्यादा डिवीजन नहीं करेंगे और टर्मिनल सेल जो है वो पूरा जो है सेल का गोला बना लिया और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो है इसको सस्पेंसर कहते हैं, बीच में जो है सस्पेंसर। ठीक है, और ये जो एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर जब ऐसा बन जाएगा तब उसको कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रायो। ग्लोबुलर एम्ब्रायो का मतलब क्या, गोला टाइप है। ठीक है, ऊपर वाले सेल्स को वेसिकल्स कहते हैं और ये जो पूरा है ग्लोबुलर एम्ब्रायो। और यही जो टर्मिनल सेल्स हैं यही क्या करेंगे, आगे जाके यही ग्लोबुलर जो एम्ब्रायो है इसी के द्वारा जो है रेडिकल्स और प्लूमल का निर्माण होगा। ठीक, ये ग्लोबुलर एम्ब्रायो जो है और ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। और कुछ इस तरीके का आकार बनाता है। जब इस तरीके का आकार बनता है तो उसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रायो। थोड़ा सा हार्ट की तरह आकार है, इसको हार्ट शेप एम्ब्रायो कहते हैं।
और फिर ये जो हार्ट शेप एम्ब्रायो है ये और ज्यादा डेवलप करेगा। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रायो। तो पहले क्या हुआ, एक सेल है, एक सेल डिवाइड किया बेसल सेल और टर्मिनल सेल में, फिर ऊपर वाला सेल जो दो को जो है ट्रांसवर्स डिवीजन, नीचे वाला लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ये 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ते चला जाता है। तो ये जो है जब 6 से 8 सेल के स्टेज में रहेगा तब इसको कहेंगे प्रो एम्ब्रायो। शुरुआत वाले को क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो से फिर बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रायो जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रायो, और फिर उसके बाद जो फाइनली मैच्योर एम्ब्रायो का निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से जाइगोट से एम्ब्रायो बना। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो क्या है, सबसे पहले जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद जो है प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रायो, और ग्लोबुलर एम्ब्रायो के बाद जो है हार्ट शेप एम्ब्रायो, और हार्ट शेप के बाद जो है मैच्योर एम्ब्रायो। तो जो शुरुआती डेवलपमेंट होता है, चाहे वो डाइकोट सीड, चाहे वो डाइकोट प्लांट हो, चाहे वो मोनोकोट प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, तो शुरुआत में जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। दोनों में डेवलपमेंट जो है एम्ब्रायो का सेम रहेगा, लेकिन आगे जाके वेरिएशन आ जाता है। डाइकोट का एम्ब्रायो अलग हो जाएगा, मोनोकोट का एम्ब्रायो जो है वो अलग हो जाएगा। जो एम्ब्रायो बनता है इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। एम्ब्रायो जो है ये दो चीजों को मिला के बना, जो मैच्योर हो जाएगा दो चीज इसमें होती हैं, एक होता है कॉटलीडेंस और दूसरा होता है एम्ब्रायोनल एक्सेस। तो एम्ब्रायो में हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, कॉटलीडेंस। कॉटलीडेंस क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, जो पहले एंडोस्पर्म था ना वो तो कुछ खर्च हो गया और कुछ प्लांट में बच भी जाता है, लेकिन आगे जाके जब बीज का निर्माण होगा तो ये एम्ब्रायो कुछ भोजन को स्टोर करेगा, और वही स्टोर्ड फूड जो बीज में हमें मिलता है, सीड में जो स्टोर्ड फूड होता है उसको कहते हैं कॉटलीडेंस। तो कुछ सीड में दो कॉटलीडेंस देखने को, जैसे कि चना, चने का छिलका हटाएंगे तो दो कॉटलीडेंस उसमें पाया जाता है, मटर छिलका हटाओगे दो कॉटलीडेंस। तो कुछ सीड्स में जो है दो कॉटलीडेंस होता है और कुछ सीड में एक कॉटलीडेंस होते हैं, जैसे कि व्हीट गेहूं जो होता है, मकई, इन सब में जो है एक ही कॉटलीडेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इस आधार पे जो प्लांट्स होते हैं कुछ डाइकोट प्लांट होते हैं और कुछ मोनोकोट प्लांट्स होते हैं। डाइकोट प्लांट वैसे प्लांट जिनके बीच में दो कॉटलीडेंस होता है उसको डाइकोट कहेंगे, और वैसे प्लांट जिसके कॉटलीडेंस सिर्फ एक ही कॉटलीडन है उसको बोलते हैं हम लोग जो है मोनोकोट। तो एम्ब्रायन का डेवलपमेंट, शुरुआती डेवलपमेंट दोनों में ही, चाहे डाइकोट चाहे मोनोकोट, दोनों में ही एक समान होता है, लेकिन आगे जाके दोनों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो मोनोकोट और डाइकोट का एम्ब्रायो कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। अगर हम डाइकोट एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर को समझे तो डाइकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। डाइकोट का जो एम्ब्रायो है कुछ इस तरीके से है। ये जो दोनों हैं, एक ये बीच वाला एक इधर वाला, ये हो गया कॉटलीडेंस, ये हो जाता है कॉटलीडेंस। एम्ब्रायो में मेनली दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो कॉटलीडेंस, कॉटलीडेंस क्या होते हैं जो स्टोर्ड फूड होता है, तो जो स्टोर्ड फूड होता है सीड में उसको कॉटलीडन कहते हैं। और दूसरा जो हमें मिलेगा यहाँ पे एम्ब्रायोनल एक्सेस। एम्ब्रायोनल एक्सेस का मतलब हो गया जिनसे नया प्लांट का निर्माण होगा, और इस एम्ब्रायोनल एक्सेस में दो चीज आता है, एक है प्लूमूल
प्ल्यूमूल जो होता है, प्ल्यूमूल जो होता है ये बनाता है शूट। जो भी प्लांट के पार्ट जो जमीन से ऊपर की तरफ है उनको शूट कहते हैं। तो वो सब जो पार्ट जैसे कि टहनियाँ, शाखाएं और लीव्स, फूल, ये सब प्ल्यूमूल से बनेगा। वहीं अगर बात करते हैं, इसमें एक पार्ट होता है रेडिकल। रेडिकल की बात करें तो इससे बनता है रूट। तो एम्ब्रायो में मेनली दो चीजें पाई जाती हैं, कॉटलीडन्स और एम्ब्रायोनल एक्सेस। कॉटलीडन्स क्या होता है, तो ये स्टोर्ड फूड होता है। कुछ सीड में एक कॉटलीडन होता है जिसको मोनोकॉट कहते हैं, और कुछ सीड में दो कॉटलीडन्स होते हैं जिसको डाइकॉट कहते हैं। और एम्ब्रायोनल एक्सेस में प्ल्यूमूल और रेडिकल आता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है रेडिकल, ये है प्ल्यूमूल। रेडिकल जो है इसके ऊपर जो एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। रेडिकल को थोड़ा नीचे शो करो। और ये नीचे की तरफ जो रेडिकल को प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है ये है रूट कैप। प्ल्यूमूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको एपिकोटाइल कहेंगे। तो ये हो जाता है डाइकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर। एम्ब्रायो में मेनली हमें क्या देखने मिलेगा, ये जो दो परत दिख रहा है ये क्या है, कॉटलीडन्स हो गया। इधर जो नीचे की तरफ आ रहा है ये रेडिकल है। इसके ऊपर का जो पार्ट है वो हाइपोकोटाइल और नीचे से रेडिकल को प्रोटेक्ट किया हुआ है रूट कैप। इधर ये जो स्ट्रक्चर है ये प्ल्यूमूल कहलाता है और प्ल्यूमूल के ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो एपिकोटाइल कहलाता है। तो प्ल्यूमूल को ढके हुए है एपिकोटाइल और जो ये है रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है या फिर रेडिकल के ऊपर जो पार्ट है वो कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये डाइकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में। मोनोकॉट एम्ब्रायो जो है वो किस तरीके का होता है। अब बात करें अगर मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में, तो मोनोकॉट एम्ब्रायो में बात किया है तो इस यहाँ पे जो कॉटलीडन्स होता है ना, कॉटलीडन्स कहते हैं स्क्यूटेलम। तो मोनोकॉट एम्ब्रायो में कॉटलीडन्स का नाम है स्क्यूटेलम। तो पूरा जो है ये स्क्यूटेलम। ऊपर की तरफ जो है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो होता है ये कवर किए हुए रहता है शूट एपेक्स या प्ल्यूमूल को। इधर जो है ये हो गया रेडिकल। रेडिकल के नीचे का जो पार्ट है वो है रूट कैप और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ एक पोर्शन जिसको बोलते हैं कोलियोहिजा, जो कि एक तरीके से जो है रूट्स को, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने का कार्य जो है करता है। तो ये सब हो गया यहाँ पर जो है। ये जो स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ निकल रहा है इसको एपीब्लास्ट कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में। तो अंतर क्या है, दोनों ही एम्ब्रायो की बात है, दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर एक देखने को ये मिलता है कि इसमें जो है एक कॉट, इसमें डाइकोट में दो कॉटलीडन्स होगा। वहीं अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में जो है सिंगल कॉटलीडन्स होगा। कॉटलीडन्स होता क्या है, कॉटलीडन्स होता है स्टोर्ड फूड इन सीड। जो बीज होते हैं उसमें जो जमा खाना है, स्टोर्ड फूड है, उसी को कॉटलीडन्स कहते हैं। तो डाइकोट में दो कॉटलीडन्स और मोनोकॉट में जो है हमें एक कॉटलीडन्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे कॉटलीडन्स को कॉटलीडन्स ही कहते हैं, लेकिन मोनोकॉट में कॉटलीडन्स को स्क्यूटेलम कहा जाता है। जो स्टोर्ड फूड है उसको कहा जाता है स्क्यूटेलम। ठीक, जो प्ल्यूमूल होता है, प्ल्यूमूल को यहाँ पे कवर किया रहता है एपिकोटाइल। वहीं अगर बात किया जाए यहाँ पर तो प्ल्यूमूल को कवर किया रहता है कोलियोप्टाइल। रूट कैप जो रेडिकल के ऊपर का पार्ट होता है हाइपोकोटाइल कहता है। यहाँ पर जो रेडिकल के नीचे का जो पार्ट देखोगे उसको कोलियोहिजा कहेंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत अंतर है दोनों ही एम्ब्रायो में। ठीक है, तो जो शुरुआती डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का वो तो सेम रहता है, लेकिन आगे जाके दोनों एम्ब्रायो जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट डाइकोट और मोनोकॉट प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे सीड के बारे में। सीड क्या होता है इसको फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है ये बदल जाता है सीड में। उसके अलावा जो ओवरी होता है, ओवरी बदलता है फ्रूट में। और बाकी जो पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स या फिर जो है एंड्रोशियम, ये सब जो है गिर जाते हैं। अब इनका कोई काम नहीं है।
तो सिर्फ जो ओव्यूल है ये बदल गया सीड में, और साथ ही साथ जो ओव्यूल का जो वॉल्स होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, तो ओव्यूल के जो वॉल्स होते हैं इंटेग्यूमेंट्स वो बदल जाते हैं सीड कोट में। सीड कोट, सीड का कवरिंग, आउटर कवरिंग, तो सीड कोट बदलते हैं। और इसी सीड के अंदर रहता है एम्ब्रायो। तो सीड में पाया जाता है एम्ब्रायो, जिसको हम रोपेंगे, जमीन में जब डालेंगे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये सीड जो है जर्मिनेट हो जाएगा एक नए पौधे के रूप में। तो इस तरीके से कह सकते हैं सीड वो पहला स्टेज है जिसके द्वारा एक नया पौधा जो है उत्पन्न होता है। तो सीड्स के द्वारा ही नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करें अगर सीड्स कितने प्रकार का हो सकता है, तो सीड्स मेनली जो है दो तरह का होता है, एक है एल्ब्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड्स की बात करें तो हमने देखा था कि एंडोस्पर्म बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो कुछ सीड्स, कुछ जो एम्ब्रायो होते हैं ना, वो पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर देते हैं, तो कोई एंडोस्पर्म बचा नहीं। तो वैसे सीड्स जिनमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या हो गया? वैसा सीड जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है खत्म कर दिया गया है। तो वैसे सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो है कहते हैं। जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, इन सब में एंडोस्पर्म जो है नहीं पाया जाता, इनका एंडोस्पर्म एम्ब्रायो डेवलपमेंट में पूरा खर्च कर दिया गया है। कुछ सीड्स वैसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है। तो वैसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म बच गया है, वैसे सीड्स को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे कि व्हीट हो गया, कास्टर, मेज, इन सब में जो है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म बच जाता है, पूरी तरीके से खर्च नहीं होता है। कुछ सीड्स वैसे होते हैं जिनमें न्यूसेलस पाया जाता है। न्यूसेलस क्या होता है? तो न्यूसेलस होता है न्यूट्रिटिव सेल जो ओव्यूल के अंदर उपस्थित होता है। अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस पाया जाता है और ये न्यूसेलस बच जाता है कुछ भी सीड्स में। तो वैसे सीड्स जिसमें न्यूसेलस बच गया है उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। वैसे सीड्स जिसमें न्यूसेलस बच जाता है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। जैसे कि मेनली हम ये देखने को मिला है काली मिर्च, जो गोल मिर्च होती है ना उसमें, या फिर जो बीट रूट होता है, बीट रूट में भी हमें ये देखने को मिलेगा, तो पेरिस्पर्म पाया जाता है उसमें। अगर हम सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या देखेंगे, सीड में दो तरह का होता है मेनली, जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट सीड। जहां पे डाइकॉट सीड में क्या होगा, जैसे कि जो चना होता है, तो चना में क्या है, कुछ इस तरीके से चना को खोला जाएगा तो बीच में एक बहुत पतले जगह से वो दोनों अटैच रहते हैं। तो ये जो होता है ये दोनों क्या है, ये दोनों उसका कॉटलिडेंस है, ठीक है। और ये जो बीच का एक्सिस होता है इसको एम्ब्रायोनल एक्सिस कहते हैं, इसको एम्ब्रायोनल एक्सिस कहते हैं। सीड जो होता है ये कवर्ड होता है बाय सीड कोट। सीड कवर्ड है बाय सीड कोट। सीड कोट की बात करें तो सीड कोट कैसे बना होगा, तो सीड कोट बना है फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स। जो ओव्यूल के कवरिंग्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है सीड कोट का निर्माण हुआ है। और ये सीड कोट दो भागों में होता है, टेस्टा और टेगमेन। तो सीड कोट जो दो भाग में, टेस्टा एंड टेगमेन, आउटर टेस्टा, इनर जो है टेगमेन कहलाता है, ठीक है। टेस्टा जो कि आउटर होता है बाहरी परत, और अंदरूनी परत को जो है टेगमेन कहते हैं। तो इस तरीके से सीड जो है, जो बीज होता है, इसके बाहर छिलका है, जैसे चना होता है, चना के ऊपर छिलका है, तो क्या वो सीड कोट है। सीड कोट है, उसके अंदर दो कॉटिडस और बीच में जो है एम्ब्रायोनल एक्सिस, जिसके द्वारा जो है शूट और रूट का निर्माण होगा। इसी तरीके से बात करें अगर हम मोनोकॉट सीड को लेकर, तो मोनोकॉट सीड में क्या देखेंगे, इसमें जो रिजर्व फूड होता है, जो कॉटिडंस होता है, उसको हम कहेंगे स्क्यूटेलम। इधर की तरफ जो है एम्ब्रायोनल एक्सिस है, ये हो गया एम्ब्रायोनल एक्सिस, और ये जो एम्ब्रायोनल एक्सिस और स्क्यूटेलम होता है एक प्रोटीन लेयर से डिवाइडेड होता है, जिस प्रोटीन लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो स्क्यूटेलम और एम्ब्रायोनल एक्सिस जो है आपस में सेपरेटेड होता है बाय द प्रोटीन लेयर, जिसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर।
ये चीज़। तो ये हो गया मेनली जो है सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए सीड की वायबिलिटी की बात करें तो कुछ सीड जो होते हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक फंक्शनल नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ सीड जो होते हैं ये बहुत समय तक फंक्शनल रह सकते हैं। जैसे कि लुपाइनस आर्किटिकस, इसके जो बीज मिले ना ये मेनली थंड्रा रीजन से पाया गया और ये 10,000 साल पुराना जो है इसका बीज है। ठीक है, लुपाइनस आर्किटिकस की बात करें तो ये जो मेनली थंड्रा रीजन से पाया जाता है, ठंडी वाले क्षेत्रों से पाया जाता है, आर्कटिक रीजन से, और ये लगभग जो है 10,000 साल पुराना बीज है इसका। ठीक है, तो कुछ सीड्स के जो वायबिलिटी होती है, जो फंक्शनलिटी होती है वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन कुछ सीड्स की जो फंक्शनलिटी होती है वो ज़्यादा समय तक के लिए होती है। तो वो निर्भर करता है प्लांट्स टू प्लांट कि सीड कितने समय तक जो है फंक्शनेबल रह सकते हैं। कुछ प्लांट्स के बीज जल्दी खराब होंगे तो कुछ प्लांट्स के बीज जो होते हैं वो लंबे समय तक जो है चलते हैं। ये चीज़ है। सीड्स को जब हम मिट्टी में रोपेंगे उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या करते हैं, तो वो जो है ना अपनी डोरमेंसी के स्टेट को तोड़कर बाहर आते हैं। डोरमेंसी होता क्या है? डोरमेंसी कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे सीड मैच्योर करता है, तो सीड मैच्योर करेगा ना तो ये धीरे धीरे डिहाइड्रेट होता जाएगा, मतलब ये वाटर लॉस करेगा। अगर वाटर रहेगा इसके अंदर, बीज के अंदर, तो उसमें जो है जर्म्स या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रो करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगा और उसको खराब कर देगा। तो इसलिए वो डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट मतलब पानी उसका जो है भाप बन के उड़ते चला जाएगा, पानी लॉस करेगा। और इसलिए जैसे डिहाइड्रेट होता है तो उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, उसको भी जो है रोक दिया जाता है एक तरीके से। और इस तरीके से सीड जो है एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है और इस इनएक्टिव स्टेट को कहते हैं डोरमेंसी। तो जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब वो इस इनएक्टिव स्टेट को तोड़कर फिर से जर्मिनेट करके एक नया प्लांट का जो है निर्माण करेगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए और प्रॉपर जो है एयर और वाटर मिलना चाहिए, तब जाके जो है वो ग्रो करेगा। तो इस तरीके से अपने डोरमेंसी के स्टेट को तोड़कर जो है वो जर्मिनेट करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब। अब बात करते हैं मेनली जो है फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? फ्रूट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है, ओवरी जो होता है ये बदल जाता है फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन का जो ओवरी है ये बदल जाता है फ्रूट में। जो ओवरी वॉल होता है, तो जो ओवरी वॉल होता है ये बदल जाता है पेरिकार्प में, जिसको फ्रूट वॉल बोलते हैं। और पेरिकार्प जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे बाहर वाला होता है एपिकार्प, जो छिलका वगैरह होता है। उसके बाद बीच वाला जो पोर्शन उसको मेसोकार्प कहते हैं, और सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको एंडोकार्प कहते हैं। तो फ्रूट का जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प क्या होगा? उसका कवरिंग। तो कवरिंग 3 लेयर में बटा हुआ है, जिसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जैसे की बात किया जाए, जैसे मैंगो होता है, तो मैंगो की बात करें तो मैंगो में क्या है, जो छिलका ना ग्रीन या येलोइश का जो भी छिलका है, तो वो छिलका जो होता है वो एपिकार्प है। उसके बाद अंदर जो येलोइश फ्रूट है वो क्या है, वो मेसोकार्प है। और जो सीड के पास का रीजन है उसको एंडोकार्प कहते हैं। तो इस तरीके से जो है पेरिकार्प 3 भागों में बटा हुआ है। और अलग अलग फल में जो है हम लोग अलग अलग पार्ट खाते हैं। जैसे कि मान लो जो गुआवा है, तो गुआवा में क्या होता है, एपिकार्प भी खा रहे हैं, मेसोकार्प भी खा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है अलग अलग पार्ट खा रहे हैं। इसी तरीके से जो है बात किया जाए, जैसे कि कोकोनट है, तो कोकोनट में जो एंडोकार्प होता है ना, जो व्हाइट पोर्शन है वो क्या है, वो एंडोकार्प है। तो एंडोकार्प को जो है खाया जाता है। तो एडिबल पार्ट कौन सा था कोकोनट का? एंडोकार्प। मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा है? मेसोकार्प। तो इस तरीके से जो है अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग फ्रूट्स में जो है अलग अलग एडिबल पार्ट्स होते हैं। फ्रूट्स 2 तरीके से हो सकते हैं। एक फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? तो ट्रू फ्रूट का मतलब होता है जो बना है ओवरी से। अगर ओवरी से फ्रूट का निर्माण हुआ है तब उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट।
ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? तो वैसे फ्रूट जो ओवरी से बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। तो दूसरा जो होता है वो होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट का मतलब हो गया जो ओवरी के अलावा अन्य पार्ट से बन रहा हो। ओवरी के अलावा जो है अगर अन्य पार्ट से मिलकर फ्रूट्स बन रहा है तब उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि थैलम, ये एप्पल, एप्पल की बात करें तो एप्पल जो होता है ना इसमें थैलेमस से बनता है। एप्पल जो होता है ये थैलेमस से बनता है, तो ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है एप्पल वगैरह। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट हो गया। वैसा फ्रूट जो मेनली ओवरी से बनता है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं, और जो ओवरी के अलावा अन्य पार्ट से बन रहा है जैसे कि एप्पल थैलेमस से बनता है तो इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो ये जो हो गए फ्रूट्स के बारे में, ट्रू और फॉल्स फ्रूट। उसके अलावा बात किया जाए फ्रूट्स को लेकर, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही बनेंगे। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं। तो अगर फ्रूट्स का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन से हो रहा है तो इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो वैसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो इसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा कुछ फ्रूट होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है? तो पार्थेनोकार्पिक हो गया बिना फर्टिलाइजेशन किए हुई अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। बनाना, पाइनएप्पल, इन सब में जो हमें पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो है फलों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो है पॉलीइम्ब्रायोनी एंड एपोमिक्सिस। सबसे बात करें एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस क्या होता है? तो जैसे हमने देखा कि फ्रूट का निर्माण अगर बिना फर्टिलाइजेशन से हो रहा है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, ठीक है, या फिर पार्थेनोजेनेसिस। ओके, वहीं अगर बात किया जाए यहाँ पर जो है एपोमिक्सिस की बात, और यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। ओके, पार्थेनोकार्पिक। ओके, उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक। एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बीज का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन से हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है एपोमिक्सिस। बीज का निर्माण, सीड्स का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन से अगर होगा तो उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये मेनली किस में देखा जाता है? तो ये ग्रासेस में देखा जाता है। या फिर एस्टेरासी फैमिली। तो इन पौधों में, ग्रासेस वगैरह में जो हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, जहां पे जो फ्रूट्स होते हैं, जहां पे जो सीड्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मेनली जो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स होते हैं जो पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस इन सब में हेल्प भी करते हैं। जैसे कि मेनली क्या होता है ना, ऐसे नॉर्मली कुछ पार्थेनोकार्पी जो हो रहा है ये नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी इस पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है, खुद करवाया जाता है, जैसे कि ऑक्सिन्स या फिर जिब्रेलिन्स। ये सब ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो पार्थेनोकार्पी में जो है हेल्प करते हैं। इस तरह एपोमिक्सिस जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन रहा है तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये अहम भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा पॉली एम्ब्रायोनी की बात करें तो पॉली का मतलब होता है मेनी और एम्ब्रायोनी का मतलब हो गया एम्ब्रायो। तो अगर किसी जो सीड है, सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो दिख रहा है तो उसको बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी।
वन एम्ब्रायो, सीड नहीं, वन एम्ब्रायो। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रायो उपस्थित होता है सीड में तो इसको पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं। जैसे कि देखो क्या मिली, जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज की सीड्स की बात करें तो उसको जो पिचका होगा उसमें देखो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो एम्ब्रायो एक से ज्यादा उसमें एम्ब्रायो पाया जाता है। तो अगर एक से ज्यादा एम्ब्रायो पाया जाता है तो उसको पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं। और ये हमको ज्यादातर खट्टे फलों में मिलेगा। साइट्रस फ्रूट्स मतलब क्या होगा, खट्टा फल, जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंजेस, उन सब में पॉली एम्ब्रायोनी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है मैंगो, तो इसमें जो है पॉली एम्ब्रायोनी हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो ये है पूरा जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।